जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं प्रथम चैप्टर के रियल नंबर के बारे में। अगर आप ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इससे जुड़ी जो भी वीडियो आवे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप लाइक करें, कमेंट्स करें, एक बढ़िया सा कमेंट जिससे हमें मोटिवेशन मिले ताकि आपके लिए नई नई वीडियोज लाते रहे। इससे पहले इसके बारे में रियल नंबर के बारे में टॉपिक पे वीडियो बनाया गया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले रियल नंबर। और इससे पहले वाले वीडियोज में यहाँ से जब स्टार्ट किया गया था नेचुरल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में इस पे जो बातें हुई थी वहाँ वो पिछले वीडियो में आप जाकर उसे देख लेंगे, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के बारे में पूरा टॉपिक उस पर पढ़ा दिया गया हुआ है पिछले वाले वीडियोज में। और यहाँ से नेचुरल नंबर में भी हम लोग कई टॉपिक को कवर किए थे और इसमें जो छूटा हुआ टॉपिक है आज उसको कवर करेंगे ताकि नंबर सिस्टम के बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, जो इस चैप्टर के सवाल को डील करने में हमें सहायता प्रदान करेगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक बात किया था प्राइम नंबर। पिछले वीडियो में जब हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे थे, इस पे पढ़ाई कर रहे थे, तो इसका जो आखिरी पॉइंट था उस पे नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर तक हम लोगों ने इसको कवर किया था। आज हम लोग चलेंगे प्राइम नंबर से आगे, उसमें सभी का एक एक करके सभी को उस पर परिभाषित किया गया, उसके एग्जाम्पल को बताया गया। आप उस वीडियो को गौर से देखें ताकि आपको वो बेहतर ढंग से समझ में आवे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइम नंबर से आगे की ओर कि प्राइम नंबर के बाद एक इस पे नंबर बच गया हुआ था कंपोजाइट नंबर, जिसे हम हिंदी में संयुक्त संख्या कहते हैं। इससे पहले जब हमने देखा कि प्राइम नंबर की पहचान क्या होती है और प्राइम नंबर कौन से नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं, इसका अगर एक क्विक रिवीजन मार ले तो प्राइम नंबर ऐसा संख्या जिसके केवल दो फैक्टर है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। और इसमें एक जो सम संख्या के रूप में दो को रखा जाता है, दो एक सम संख्या होने के बावजूद एक प्राइम नंबर है, क्योंकि दो ही एक ऐसा सम संख्या है जिसके केवल दो फैक्टर माने जाते हैं। आज हम यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कंपोजाइट नंबर, संयुक्त संख्या। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बढ़िया सा कमेंट्स करें जिससे हम भी मोटिवेट रहे और आपके लिए नई नई वीडियोज लाते रहे जो आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प करें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। कंपोजाइट नंबर, संयुक्त संख्या। कंपोजाइट नंबर, इसको हिंदी में हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक कॉपी और कलम हाथ में लेकर जरूर बैठे ताकि इस पे जो भी बातें की जाएगी आप उसे नोट कर सके, क्योंकि इससे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट बातें आज पे हम डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले आगे क्लास में भी हेल्प मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में भी आपको काफी सहायता यहाँ पे मिलने वाला इस सारे नंबरों से। कंपोजाइट नंबर की पहचान कैसे करेंगे कि हम कंपोजाइट नंबर, किस नंबर को हम कंपोजाइट नंबर कर सकते हैं? संयुक्त संख्या, अर्थात ऐसा नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर हो। जिस प्रकार से हमने देखा कि प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर में जिसके केवल दो फैक्टर हो रहे थे वो क्या हो रहा था, मेरा प्राइम नंबर। लेकिन कंपोजाइट नंबर ऐसा संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, ऐसा संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, मेरा कंपोजाइट नंबर कहलाता है। जैसे में 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी गई है, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, जब हम इसका फैक्टर निकालते हैं इसका फैक्टर हमेशा 2 से ज्यादा निकलेगा। अगर हम 4 को तोड़ते हैं, अगर 4 का हम फैक्टर निकालते हैं, 4 का एक फैक्टर कौन होगा? 1, दूसरा फैक्टर 2 एंड तीसरा वो संख्या खुद 4। अर्थात कि एक से यहाँ पर 2 से अधिक फैक्टर हुआ, 4 का फैक्टर क्या हो गया? 1, 2 एंड 4। अर्थात कि जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो वो हमारा क्या कहलाता है? कंपोजाइट नंबर कहलाता है। अगर कंपोजाइट नंबर की पहचान करनी हो तो हमें केवल ये देखना है कि उसके फैक्टर कितने हैं। अगर 2 से अधिक फैक्टर है वो मेरा संयुक्त संख्या कहलाएगा और जिसके केवल 2 फैक्टर हो वो मेरा प्राइम नंबर अथवा अभाज्य संख्या कहलाता है। अब आगे फिर बात करेंगे दोस्तों को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सअभाज्य संख्या की पहचान किस प्रकार से हम लोग करेंगे? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का, दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF 1 हो, को प्राइम नंबर कहलाता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। यानी कि मेरे पास दो ऐसे संख्या हो जिसका जब हम HCF निकालें तो HCF क्या आना चाहिए? केवल एक आना चाहिए, उसमें दो जोड़े अर्थात 3 और 6। और HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन ये जो दोनों संख्याओं को, ऐसा संख्या जो दोनों संख्या को काट रहा हो, वो मेरा क्या कहलाता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि यहाँ पर हम 3 का फैक्टर निकालेंगे, जब 3 का फैक्टर निकालते हैं, 3 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 और 3। 3 का फैक्टर 1 और 3, बट यहाँ पर जब 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 6 का फैक्टर 1 होगा, 6 का फैक्टर 2 होगा, 6 का फैक्टर 3 होगा एंड 6 का फैक्टर एक 6 होगा। लेकिन यहाँ पर जब कॉमन की बात की जा रही है, कॉमन का अर्थ ये कि जब दो पर्सन में, जब किसी भी चीज में, जब दो पर्सनों में जब कॉमन की बात की जाती है, या तो उसके अंदर वो मैरिट हो या अथवा वो डिमेरिट हो, तो वो दोनों व्यक्ति के अंदर मौजूद होना चाहिए। अथवा जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दो संख्या 6 और 3 के बारे में, तो ऐसा संख्या जो दोनों संख्याओं को काट रहा है, वो यहाँ पे केवल और केवल क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है, जो दोनों संख्याओं को काट रहा है। अर्थात ये यहाँ पे संख्या युग्म है, इसका HCF कितना हो रहा है? संख्या युग्म का HCF 1 हो रहा है। अतः ऐसा संख्या युग्म, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, वो मेरा को प्राइम नंबर कहलाता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने देखा कि प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इमेजिनरी नंबर में भी यहाँ पे जिक्र किया गया था, एक परफेक्ट नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इस सभी को अभी पहचानना, अब यहाँ पे हम लोग सभी को एक एक करके इसको कवर कर चुके हुए। अब चलते हैं दशमलव प्रसार की ओर। दशमलव प्रसार को हम निकालना सीखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 में दशमलव प्रसार का उपयोग है, और दशमलव प्रसार की हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक दशमलव प्रसार को नहीं पहचान पाएंगे, तो दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है, आवृत्ति है अथवा अनावृत्ति है, उसके बिना वो टॉपिक को हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिससे हर साल बोर्ड एग्जाम में एक या दो ऑब्जेक्टिव 10th क्लास में निकल कर आता है। अब हम लोग इसके बाद डेसिमल नंबर, दशमलव प्रसार की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दबा के सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें। लाइक और कमेंट्स करने में सरकार ने कोई GST नहीं रखा है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, जब कभी भी हम किसी फ्रैक्शन को काटते हैं, उसके अंश को किसी संख्या से डिवाइड किया जाता है, तो या तो हमें उसका भागफल, या तो शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो, या शेषफल शून्य प्राप्त ना होके बल्कि एक रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के टर्म में हमें वहां पर शेषफल प्राप्त हो रहा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एक समाप्त संख्या। दशमलव प्रसार में दो संख्या, पहला समाप्त संख्या, समाप्त संख्या, दशमलव प्रसार के दो भाग, दशमलव प्रसार के दो भाग। पहला समाप्त संख्या। समाप्त संख्या क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंश को भाग देने पर उसका शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा फ्रैक्शन क्यों न हो। यदि उसके अंश को हर से अगर हम भाग देंगे तो उसका शेषफल हमेशा और हमेशा शून्य आना चाहिए। अगर यहाँ पर 10/2 ले लेते हैं, 10/2, जब इस फ्रैक्शन को, जब यहाँ पर 30/2, दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी लिखता कुछ और है और बोलता कुछ और है, ठीक। तो यहाँ पर 30/2 का बात जिक्र किया जा रहा है। अगर हम 30 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है? क्योंकि जब यहाँ पर
2 से 15 दफा में, 15 दूना 30, 3 से 5 दफा में, और 5 यहाँ पर इसको पूरा पूरी काट देगा, अथवा कि ये जो 30 है वो पूर्ण रूपेण यहाँ पर पूरा कट जाएगा और शेषफल हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, 0। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका शेषफल हमें 0 प्राप्त हो वो मेरा समाप्त संख्या कहलाता है। 100/2, 500/2 या 500/10 इसको लिख दे, 500/5 लिख दे। एक ऐसा फ्रैक्शन है जो पूरा कट जाएगा, पूर्ण रूपेण ये विभाजित होगा और जिसका शेषफल हमें हमेशा 0 प्राप्त होगा। किंतु एक इसमें मेरा आता है गैर समाप्त संख्या। गैर समाप्त संख्या, गैर समाप्त संख्या वैसा फ्रैक्शन जिसके अंश को भाग देने पर उसका शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो। अभी यहाँ पे हम लोगों ने जिक्र किया कि समाप्त संख्या जिसके फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड किए तो उसका शेषफल क्या हमें प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। किंतु एक ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम जब उसको भाग करेंगे तो उसका शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हो सकता है, 0 प्राप्त नहीं हो सकता है, अथवा 10/3 ये कभी भी यहाँ पर मेरा 0 शेषफल प्राप्त नहीं होगा। ये किस प्रकार चलेगा, 3.333 एंड सो ऑन, 3.333 एंड सो ऑन, अर्थात कि इसका शेषफल कभी हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पर गैर समाप्त संख्या, पहले हम लोगों ने देखा कि दशमलव प्रसार को 2 भागों में बांटा गया, पहला समाप्त संख्या, दूसरा गैर समाप्त संख्या। अब यहाँ पर बात करते हैं गैर समाप्त संख्या के बारे में, तो गैर समाप्त संख्या को भी 2 टर्म में रखा गया हुआ है, पहला रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। किस प्रकार से रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग संख्या को यहाँ पे हम देखेंगे, और रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग को क्या परिमेय और अपरिमेय संख्या बोला जा सकता है, अभी इसके बारे में विस्तार से जिक्र करेंगे। गैर समाप्त संख्या को कितने टर्मों में, कितने भागों में बांटा गया हुआ, 2 भागों में, पहला रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। जब वो आवर्ती और अनावर्ती के फॉर्म में आता है तो क्या दोस्तों, हम आवृत्ति रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग संख्या को क्या रेशनल और इरेशनल नंबर के अंतर्गत रखा जा सकता है, क्या इसका परिमेय और अपरिमेय संख्या से किसी प्रकार का कोई संबंध है, अभी उस चीज के बारे में जिक्र करेंगे। क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा में ये बैक पॉइंट को अगर रिपीट किया जाए तो परिमेय संख्या में जो बताया गया था, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अभी यहाँ तक ले हमने जितने भी फ्रैक्शन देखे सभी को P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जब गैर समाप्त संख्या के बारे में बोला गया कि यहाँ पर 2 प्रकार के, या तो एक रिपीटिंग आता है, अथवा यहाँ पे अभी देखा जा रहा है कि 10/3 को यदि 10 को 3 से डिवाइड किया जाए तो वो एक 3.333 इस प्रकार का एक रिपीटिंग संख्या क्रिएट करता है। और एक ऐसा फ्रैक्शन हो जिसको जब हम डिवाइड करें तो वहां पे रिपीटिंग नहीं बल्कि नॉन रिपीटिंग संख्या, अथवा कि एक संख्या बार बार नहीं दोहरा हो। रिपीटिंग का अर्थ जो एक संख्या बार बार दोहरा रहा हो, यहाँ पे देखा जा रहा है कि पॉइंट के बाद 3 3 3 दोहरा रहा है और उसके बाद ये आगे की ओर भी चला जा रहा है, जिसका जिक्र 9th क्लास में भी किया गया हुआ, जिसको हम ऐसे संख्या को हम 3.3 बार के रूप में लिखा जा सकता है। और इसको किस प्रकार से P/Q के रूप में रूपांतरित किया जाता है, और जैसे ही अगर ये संख्या P/Q के रूप में रूपांतरित हुआ ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक नॉन रिपीटिंग संख्या, कि हम ऐसा संख्या ले लें जिसको एक ऐसा फ्रैक्शन ले लें जब उसके अंश को हम डिवाइड करें तो उसका जो मेरा भागफल हो वो एक नॉन रिपीटिंग संख्या हो, अथवा कि 5 आवे, उसके बाद से 2 7 8 3 4। यहाँ पे देखा जा रहा है कि पॉइंट के बाद कोई भी संख्या दोहरा नहीं रहा है, यानी कि 2 7 8 3 4 ये एक नॉन रिपीटिंग संख्या कहलाता है। क्या नॉन रिपीटिंग संख्या और रिपीटिंग संख्या में अंतर है, और ये जब अंतर है तो इसमें से शांत कौन और अशांत किस रूप में, जब यहाँ पे ये होगा तो क्या ये शांत है, क्या ये इस प्रकार का है तो अशांत है, क्योंकि शांत और अशांत संख्या को पहचानना वो अति आवश्यक है इस टॉपिक के लिहाज से, क्योंकि इस टॉपिक में हम इसके भी बारे में जिक्र करेंगे कि शांत और अशांत संख्या होता क्या है, शांत और अशांत संख्या की पहचान हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग संख्या, रिपीटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग संख्या। रिपीटिंग संख्या जो संख्या पॉइंट के बाद बार बार दोहराए वह मेरा क्या कहलाता है, रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड द रेशनल नंबर। रिपीटिंग नंबर को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा ही बोला जाता है कि जिसको p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, अथवा अगर ये मेरा 0.3333 एंड सो वन है, इसको हम 0.3 बार के रूप में लिखा जा सकता है। या इस प्रकार का जितना भी संख्या हो जो पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा हो, वही संख्या बार बार दोहरा रहा हो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये बार के रूप में दर्शा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक जब संख्या आता है नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर, जब ऐसा फ्रैक्शन हो जो भिन्न, जब उसके अंश को हर से डिवाइड किया जाए तो हमें जो भागफल प्राप्त हो वो एक नॉन रिपीटिंग के टर्म में प्राप्त हो, अथवा कि 2, 7, 3, 5, 4, 2, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन ले ले जिसको काटने के बाद मेरा क्या आ रहा है, नॉन रिपीटिंग टर्म यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। 2 के बाद 7, 3, 5, 4, 2, 6, 8, 4, ये इस प्रकार से चल रहा है। इसको कभी भी हम बार के रूप में नहीं लिख सकते, और जैसे ही ये बार के रूप में नहीं लिखाएगा तो ये क्या एक नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। और नॉन रिपीटिंग नंबर को क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड द इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर और रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। रिपीटिंग नंबर को परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, और नॉन रिपीटिंग नंबर को एक अपरिमेय संख्या के पद्धति में रखा गया हुआ। जिस प्रकार से पाई मेरा क्या दोस्तों, नॉन रिपीटिंग, इसका जब हम फ्रैक्शन का तोड़ते हैं, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या नॉन रिपीटिंग में आता है। और ये पाई में रखा एक अपरिमेय संख्या है, जिससे कई बारी तकरीबन 10 में से 9 बार बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में एग्जाम्पल आता है कि हमें पहचानने के लिए दिया जाता है कि निम्न में से कौन परिमेय और अपरिमेय संख्या है। अगर ये मेरा रहे, पाई रहे, आंख बंद करके दाब देना है, आंख बंद करके इसके ऑप्शन पे टिक मार देना है, क्योंकि ये क्या मेरा एक अपरिमेय संख्या, ये भी नॉन रिपीटिंग, और नॉन रिपीटिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, तो ये था मेरा नंबर सिस्टम का आखिरी पॉइंट, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जब वहां पे डेसिमल नंबर के बारे में बताया गया तो डेसिमल नंबर को कितने वर्गों में रखा गया, 2 वर्गों में, समाप्त और गैर समाप्त संख्या, समाप्त और गैर समाप्त संख्या। और यहाँ पर जब गैर समाप्त संख्या को कैटेगराइज किया गया हुआ है 2 वर्गों में, पहला रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर को हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, यानी कि जब कभी भी मेरे पास ऐसा ऑप्शन हो, क्योंकि इस प्रकार का ऑप्शन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार अमूमन हमेशा आता ही है, कि हमें पहचानने के लिए दिया जाता है कि दी गई संख्या में से कौन परिमेय है या अपरिमेय है। अगर ये सब टाइप का ऑप्शन है तो हमें यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिपीटिंग है और रिपीटिंग नंबर मेरा परिमेय संख्या है, और यहाँ पर जो नॉन रिपीटिंग है वो मेरा एक अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अब हम चलेंगे दोस्तों कि संख्या, अगर हमें कोई फ्रैक्शन दिया हो तो उसे किस प्रकार से पहचाने कि दिया गया भिन्न, शांत है, अशांत है, आवृत्ति है, अनावृत्ति है, आज इसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन इससे पहले, इस टॉपिक को समझने से पहले मेरा विभाज्यता का नियम क्लियर होना चाहिए। अगर विभाज्यता का नियम अगर मेरा क्लियर नहीं है तो किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करने में लंबा टाइम ले सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि जब हमसे शांत और अशांत के बारे में जिक्र किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव वाला टर्म रहता है, और ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, शॉर्टकट ट्रिक, यानी कि फटाक से उसका 5 सेकेंड 10 सेकेंड में उसका आंसर निकाल लें। उसके लिए मेरा विभाज्यता का नियम कम से कम 2 से 20 तक जो है वो मेरा विभाज्यता का नियम क्लियर होना चाहिए। आज हम इसी पे बात करेंगे कि विभाज्यता का नियम होता क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, ऑस्कुलेटर कैसे लगाते हैं, कैसे, यानी कि 19 का विभाज्यता का नियम, 18 का विभाज्यता नियम, 19, 17, 13 और 7 में किस प्रकार से ऑस्कुलेटर लगा के इसका विभाज्यता का नियम निकालते हैं। इस पे बारी बारी से आज एक एक पॉइंट पे चर्चा करना है। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
और कमेंट थोड़ा बढ़िया करें ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए इसी प्रकार से नई नई वीडियोज हमेशा आपके लिए लाते रहे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल हो, लाभदायक हो। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले दो से विभाजता का नियम। दो से विभाजता का नियम होता क्या है? हम लोग बचपन से जब पढ़ाई सीखते हैं तो गुरुजी हमें क्या सिखाते हैं? भाग देना सिखाते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। लेकिन कई बार हमें ये नहीं मालूम होता है कि जो बड़ा संख्या दे रखा हुआ है उस संख्या को एक दफे में ऐसा कौन संख्या हो जो काट दे, यानी कि जब हम वहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होता है कि जो हम संख्या दे रखा हुआ है ये किससे कटने वाला हो। ये संख्या ऐसा बहुत सारा फ्रैक्शन आता है जिसमें कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि संख्या दिया हुआ है या 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, उसको बारी बारी से काटने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। आज हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे कि किस प्रकार से पहचाने कि जो संख्या दिया हुआ है वो किस नंबर से कटने वाला है। दो से विभाजता का नियम। दो से विभाजता के नियम। यहाँ पर केवल और केवल थ्योरी समझाया जा रहा है। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लोगों को वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी वीडियो जरूर देखें ताकि नंबर सिस्टम आपका पूरा क्लियर हो सके। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो से विभाजता का नियम क्या होता है। कैसा संख्या हो जिसको हम दो से काट सकते हैं। तो यदि इकाई के स्थान पर कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इकाई से स्टार्ट करते हैं कि बहुत बड़ा संख्या दिया हो तो बहुत बड़ी संख्या को हमने नहीं देखना है, उसके केवल और केवल इकाई अंक को देखना है कि इकाई अंक मेरा क्या है। दो से विभाजता का नियम यही कहता है कि यदि इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये 1 2 3 4 5 अर्थात 0 2 4 6 8, अगर ये पांचों में से कोई एक भी संख्या हमें कितना ही बड़ा संख्या दे रखा हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का संख्या हो, लेकिन अगर उसके इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, आंख बंद करके हमें पूरे संख्या को 2 से काट देना, किसी की नहीं सुनना है। बोला गुरु जी ने कहा जब 2 से कटेगा तो 2 से कट ही जाएगा, वो गुरु जी का बात गलत नहीं हो सकता। जैसे 2 3 5 4 2। अभी यहाँ पे देखा गया इकाई के स्थान पे क्या है, मेरा 2 है। इकाई के स्थान पर मेरा कौन सा संख्या है? 2 संख्या है। अगर इसी 2 को हम हटाकर यहाँ पे 8 दे दे, इसी 8 को हटा के यहाँ पे अगर 6 बना दे या 4 बना दे, इकाई के स्थान पे पांचों में से अगर कोई एक संख्या आ रहा है, पूरी संख्या किससे विभाजित मानी जाती है? 2 से विभाजित मानी जाती है। अगर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 ये पांचों में से कोई एक संख्या हो, पूरे संख्या को हम किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों? 2 से डिवाइड करेंगे, वो पूरा मेरा संख्या काट देगा वो। अब चलते आगे की ओर 3 से विभाजता का नियम। 3 से विभाजता का नियम। तीन से विभाजता का नियम। 3 का नियम क्या कहता है दोस्तों? यदि दिए गए संख्याओं का योग, अगर हमें कोई संख्या दे रखा है, बहुत बड़ा संख्या दे रखा हुआ है, तो उसको कैसे पहचाने कि 2 से कट रहा है? तो 2 से अगर कोई संख्या में इस प्रकार से दे रहा हो जिसके इकाई के स्थान पर न 0 हो, न 2 हो, न 4 हो, न 6 हो, न 8 हो, इसमें से कोई नहीं हो, तब किससे काट लेंगे? बारी बारी किसी नंबर से उसको नहीं काटा जा सकता है। उसके लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या 3 का उस पर नियम लागू हो सकता है। यदि दिए, उसके लिए क्या हमें फॉलो करना पड़ेगा? यदि दिए गए संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संख्या उठा के ले आवे, अगर उस संख्या का योग अगर 3 से विभाजित है, पूरी संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। अथवा अगर 165 की बात करें, 165 की बात करें, अब इसमें बोलना है गुरु जी यहाँ पे न तो 0 है, नहीं 2 है, नहीं 4 है, नहीं 6 है, नहीं 8 है, इसमें से तो कोई नहीं है, तब किससे कटेगा ये? अब इसको यहाँ पर संख्याओं का योग का अर्थ क्या हुआ? इसमें जितना भी संख्या दिया हुआ है उसको बारी बारी से जोड़ ले। इसमें कौन कौन संख्या? 1 है, प्लस 6 है, प्लस कितना है? 5 है। 6 1 7 और 7 5, बच्चों जोड़ आना चाहिए, 10वीं क्लास के बच्चे को जोड़ तो आना ही चाहिए। 7 5 12, 12 को
अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से 12 डिविजिबल है, विभाजित है, अर्थात कि 165 जो है इसको हम जब डिवाइड करेंगे ये 165 3 से पूरा कट जाएगा। ये 3 से 3 पंचे 15, 1 3 पंचे 15 पूरा संख्या यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे तो गुरुजी तो छोटा संख्या है, बड़ी संख्या को कैसे करें? सभी बड़ी संख्याओं का एक ही टर्म है कि दिए गए संख्याओं का योग। क्या बोला गया है? ब्रह्मांड की कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ब्रह्मांड की कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसका योग अगर 3 से विभाजित है, पूरे संख्या को 3 से यहाँ पर विभाजित कर दिया जाएगा। 2 4 अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या इस संख्या 3 से विभाजित है? क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? अगर जोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो इकाई के स्थान पर 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। अब इसको किससे काटे? तो पहले 3 का चेक कर लेते हैं, क्या 3 से संख्या डिविजिबल है? तो 3 से इसको डिविजिबल चेक करने के लिए कैसे? 4 2 6 6 6 12, 12 3 15, 15 5 20, अब 20 और 1 21, अर्थात जो संख्याओं का योग क्या है? 21 है। इसका मतलब और 21 3 से डिविजिबल है, 3 सत्ते 21। जब 21 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना दफा में? 7 दफा में। अर्थात ये जो संख्या दे रखा हुआ है ये पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजता का नियम, यदि दिए गए संख्याओं का योग 3 से विभाजित है, कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर उसका दिए गया योग अगर 3 से विभाजित है, पूरी संख्या हम उसको 3 से विभाजित कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, जो समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आवे तो वीडियो को बार बार देखें ताकि कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट पे नहीं रहे। कंफ्यूजन नहीं रखना है, बोर्ड के एग्जाम में कंफ्यूजन को लेकर नहीं चलना है। बोर्ड के एग्जाम में कंफ्यूजन को किसी भी कीमत पर लेकर नहीं चलना है। अब चलते हैं हम लोग 4 से विभाजता के नियम। 4 से विभाजता के नियम। 4 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि यदि दिए गए संख्याओं का अंतिम 2 अंक, अगर हमें कोई संख्या दे रखा हुआ है उसके अंतिम 2 अंक को देखना है कि अगर दिए गए संख्याओं का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, अर्थात कि पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या किससे कटेगा दोस्तों? 4 से। 2 4 3 5 2 8। अगर यहाँ पे देख रहे हैं इसका अंतिम 2 अंक, अंतिम का 2 अंक कौन? ये वाला 8 और ये वाला 2, अंतिम का 2 अंक। अगर इसी 2 संख्या को देखना है कि अगर ये 2 संख्या 4 से विभाजित हो रहा है, अगर ये 2 संख्या 4 से, तो 7 चौके 28, इसका मतलब 4 से 7 दफा में ये संख्या विभाजित है, डिविजिबल है। अथवा कि ये जो पूरा संख्या में दे रखा हुआ है ये पूरा संख्या किससे कटेगा? ये 7 से कटेगा। लेकिन जब यहाँ पर देखा जा रहा है इकाई के स्थान पे 8 हो तो पहले यहाँ पे 2 से पहले ही कट रहा है ये, तो ऐसा कोई संख्या नहीं बना जो 2 से कटे, जो 4 से कटे और 2 से न कटता हो। ऐसा कोई संख्या नहीं बनाया गया हुआ है जो 4 से कटता हो और 2 से न कटता हो। तो पहले कहा जाता है कि पहले जब कभी भी किसी भी हम संख्या का फैक्टर निकालते हैं उसको छोटे संख्या से काटना शुरू करते हैं। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि बड़े एक के दफे जो है 4 से उसको काटना शुरू कर दे। 4 से अगर जो संख्या 4 से कटा वो संख्या 2 से भी कटा तो पहले किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। तो वो सभी संख्या जो संख्या 2 से विभाजित है, जो संख्या 4 से विभाजित है वो 4 से विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा। अब चलते हैं 5 से विभाजता का नियम। 5 से विभाजता के नियम। अब बात करेंगे 5 से विभाजता का नियम कि 5 से विभाजता का नियम क्या कहता है। यहाँ पे भी हमें बस इकाई अंक को ही देखना है कि इकाई का अंक हमें क्या दे रखा हुआ है। यहाँ पे भी हम लोगों ने इकाई के अंक को देखा है कि इकाई के अंक पे क्या 3 का बताया गया कि अगर दिए गए संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित है। 4 में हम यहाँ पर इसके अंतिम 2 अंकों को देखें और 5 में यदि इकाई के स्थान पर 0 हो और 5 हो, इकाई के स्थान पर 0 हो और 5 हो तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। 5 से। किंतु 5 वाला एक टर्म ऐसा भी है जो कभी कभार ये 5 अंतिम का अंक अगर इकाई अंक
5 हो किंतु वो संख्या 3 से भी विभाजित हो रहा होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले 165 का एग्जाम्पल देखा, इकाई के स्थान पर कितना है 5 है, लेकिन वो 3 से विभाजित भी था। तो पहले अगर 5 अगर इकाई के स्थान पर हो, अगर इकाई के स्थान पर 5 हो तो उसे 3 से पहले हमको चेक कर लेना कि अगर 3 से कट रहा है तो बेहतर है, नहीं कटे डायरेक्ट आंख बंद करके 5 से काट देना, किसी की नहीं सुनना है। आंख बंद करो, 5 से उसको काटो, आंख खोल के ही काटना है, आंख बंद करके कटेगा नहीं, आंख बंद करके बस इसको क्या करना ना, कोई यहाँ पे संकोच नहीं होना चाहिए कि 5 है 3 से नहीं कटा तो किससे कटेगा, तो 5 है तो अगर 3 से नहीं कट रहा है वो डायरेक्ट किससे काट रहा है, वो 5 से कट रहा है। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, बस संख्या चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना, 5 0 0 0 0 0 5 0 5, ये इतना बड़ा संख्या भी क्यों है, इकाई के स्थान पे क्या है मेरा 5 है। हम पहले 3 से देख लेंगे, 3 से भी संख्या कट सकता है, 5 5 10 5 15, ये संख्या पहले 3 से विभाजित हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे इसको हम 1 बना देते तो यहाँ पे क्या 5 5 10 1 11 और 11 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब जो अगर इकाई के स्थान में 5 हो पर 3 से चेक करना, अगर 3 से विभाजित ना हो तो डायरेक्ट किससे काटना है, 5 से काटना है। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। अगर यहाँ पे किसी भी पॉइंट का कंफ्यूजन हुआ हो तो आप इसे बार बार उस जगह पे जाके उस पॉइंट को जाके देखें ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो सके। अगर दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दबा के शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इससे जुड़ी हुई जितनी वीडियोज आवे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।